हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो राउल्ट का नियम है ये बोर्ड एग्जाम में यदि हम बात करें 12th में तो मेरे बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, जैसे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, जी किसी भी बोर्ड से हो प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग समझेंगे। राउल्ट के नियम को समझने के पहले हमको थोड़ा सा बाष्प दाब समझना होगा। बाष्प दाब है क्या, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हालांकि सबको पता है कि बाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है, लेकिन ये होता कैसे है। क्या एक सिंपल यदि हमारे पास द्रव है तो क्या वायुमंडल में बाष्प दाब होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एक पात्र में प्यारे बच्चों ये क्या रख दिए, जल रख दिए। अब ये जल जो होता है साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए, साम्यावस्था मतलब एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। ऊपर वायु है, इसमें दो माध्यम आपको दिख गए, एक आपका वायु नजर आ रहा है, ऊपर क्या है, वायु के कण है ना, और यहां नीचे आपको दिख रहा है जल, क्या, जल, ये जल। अब इन दोनों के बीच में साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए, साम्यावस्था को स्थापित करने के लिए होता क्या है कि जल के छोटे छोटे अणु, जल के छोटे छोटे अणु इस जल के ऊपर वाले सतह में, जैसे यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है भैया, पूरा है ना, गैस भरा है, इसमें छोटे छोटे अणु यहाँ जाकर के इसके साथ समाहित हो जाता है। तो ये जो रूप बना, ये किसका रूप बन गया, बाष्प का रूप बन गया। क्या, बाष्प का रूप। सही बात है कि नहीं। जैसे आप लोग ठंडी के दिनों में तालाब के किनारे जाएंगे तो हल्का सा पानी के तल के ऊपर छोटे छोटे बूंद के कण वायु के साथ मिल जाएंगे, जो कि एक बाष्प के रूप में हमें उठा हुआ नजर आता है। ये ठंडी के दिनों में अक्सर दिखाई देता है। अब ये देखो, इस जल के अणु ही जाकर के किस में मिल गए, वायु में मिल गए। जब वायु में मिले तो एक वाष्प का निर्माण किए। अब ये जो वाष्प है इसी जल के सतह पर, इसी जल के सतह पर, ये सतह है, इसी जल के सतह पर जो दाब लगाएगा वही दाब कहलाता है क्या, वाष्प दाब। एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम राउल्ट के नियम से ही वाष्प दाब के आवेक्षिक अवनमन की भी गणना करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर क्लियर होने वाला है। साउंड आ रहा है, चलो ठीक है। तो वाष्प दाब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि एक निश्चित टेम्परेचर पर हमने देखा कि ये जो द्रव था, द्रव जो है किसमें बदल गया, बाष्प के रूप में। ये कब बदला, साम्यावस्था की स्थिति में। साम्यावस्था एक दूसरे के साथ संतुलित, यानी यहाँ पर द्रव है, यानी जल है, यहाँ पर वायु है, एक दूसरे से मित्रता कर रहे हैं। जब मित्रता कर रहे हैं फलस्वरूप यहाँ पर क्या बन गया प्यारे बच्चों, बाष्प का निर्माण हो गया। अब ये जो बाष्प है, ये जो बाष्प है वो द्रव पर दाब लगा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, बाष्प दाब। देखो, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित बाष्पों द्वारा आरोपित दाब शुद्ध द्रव का बाष्प दाब कहलाता है। वैसे तो आप एक लाइन पे याद कर लेंगे कि बाष्प के द्वारा दाब पर जो बाष्प के द्वारा जल या द्रव पर जो दाब लगाया जाता है उसे बाष्प दाब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझो, एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये तो द्रव खुद ही बाष्प के रूप में बदलने लगेगा ज्यादा मात्रा में। एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, उस स्थिति में इस द्रव के छोटे छोटे कण वायु के साथ मिलेंगे तो ये बाष्प बना देंगे। अब ये जो बाष्प है साम्यावस्था की उपस्थिति पे ही आपका जो द्रव का तल है, इस तल पर, इन सतह पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। उस दाब को हम बाष्प दाब कहते हैं। ये हो गया बाष्प दाब, ठीक है। आगे आपको समझना है, परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा समय इसमें एक चीज बताने वाला हूं कि जैसे कोई भी विलयन कितना वाष्पशील होगा या कितना अवाष्पशील होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है पूरा वाष्प दाब से ही संबंधित है, जो राउल्ट का नियम है। और वाष्प दाब के साथ साथ किसी विलयन में वाष्पशीलता कितना है वो किस पर डिपेंड करता है, ये यहाँ पर समझना है। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 पात्र रखता हूँ बच्चा लोग। पहले एक पात्र में शुद्ध द्रव भर देता हूँ। शुद्ध द्रव मतलब शुद्ध विलायक, यहाँ पे मैंने भर दिया शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक किसका मानकर चलूंगा, जैसे आशुद्ध जल, वर्षा का जल जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती, तो इसको मैंने कह दिया शुद्ध विलायक। क्या, शुद्ध विलायक।
यानी किसी प्रकार का पदार्थ इसमें नहीं मिला है, वो H2O के रूप में है। अच्छा, दूसरा मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया या कि एक छोटा सा पात्र ले लिया। इस पात्र में बच्चा लोग मैं पानी तो भरूंगा, लेकिन पानी के साथ साथ इसमें मैं पानी के साथ साथ कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ मिला दूंगा। विलेय पदार्थ मिलाने से होगा क्या, थोड़ा समझिएगा। ये आपका पानी है और इसमें आप मिला दो चीनी, शक्कर मिला दो। क्या? शक्कर मिला दो। ओके, इसमें आपने क्या मिला दिया? H2O के साथ में C12H22O11, ये आपने सुक्रोज मिला दिया। अब होगा क्या? जैसे मैं कह दूं कि ये हमारे पास द्रव था, इसमें भी द्रव है, इसमें भी विलायक है। इसमें दो चीज है, एक आपका विलायक है और दूसरा आपका विलेय है जिसकी मात्रा कम होती है। इन दोनों को जब मिलाते हैं बच्चा लोग तो बनता है विलयन। क्या बनता है? विलयन। वाष्पशीलता समझा रहा हूं कि यदि मैं कह दूं ये आपका शुद्ध द्रव है यानी शुद्ध विलायक है और ये विलयन है, तो किसका वाष्प दाब अधिक होगा? वाष्प दाब उसी का अधिक होगा जिसमें वाष्प द्वारा दाब अधिक लगाया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो वाष्प उत्पन्न होगा उसके द्वारा इसके सतह पर दाब लगाई जाती है, ये सबको पता है। अब यहां पर समझना ये है कि भैया कौन किस पर ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। तो देखो जरा, हम यदि कह दें कि शुद्ध जल अधिक वाष्पशील होता है। वाष्पशील का मतलब क्या होगा भैया? वाष्पशील मतलब वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदले, तो वाष्पशीलता इसकी अधिक होगी शुद्ध द्रव की। और जैसे हमने विलेय पदार्थ मिला दिया, क्या? शक्कर, तो उसकी वाष्पशीलता कम हो गई। क्या? वाष्पशीलता कम हो गई। थोड़ा समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब शुद्ध जल है तो ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा है। जब शुद्ध जल है तो ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा है, यानी वाष्प की जो मात्रा है, थोड़ा समझिएगा, वाष्प की जो मात्रा है अधिक होगी। सही बात है कि नहीं? जो जितना ज्यादा वाष्पित होगा, यानी द्रव अवस्था से गैस के साथ मिलकर के एक गैस की अवस्था में ही बदल जाता है, लेकिन वास्तव में वो गैस होता नहीं, क्योंकि गैस के साथ मिलता है तो उसे वाष्प नाम दे दिया गया। तो भैया जिसकी वाष्पशीलता अधिक है, जिसके अणु साम्यावस्था में गैस के साथ ज्यादा मात्रा में मिल रहे होते हैं, वहां पे वाष्प की मात्रा अधिक हो रही है। लेकिन जैसे अवाष्पशील मिला दिए, जैसे हमारा शक्कर है, शक्कर आप देखोगे, जैसे आप मान लीजिए एक कंटेनर ले लो, है ना, पानी और शक्कर मिला दो, जब गर्म करोगे प्यारे बच्चों तो पानी क्या होता है? वो उड़ जाता है, लेकिन शक्कर रह जाता है, जैसे सीरा बनाया जाता है। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब वो भी जलने लग जाएगा, जब उसके आप गलनांक से भी ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर दोगे। समझ रहे हो ना? चलिए यहां पर देखो, आप यहां पर आपने क्या समझा कि जैसे ही हमने इसमें क्या मिला दिया? विलेय पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील। तो अच्छा, पानी तो मान लीजिए वाष्पित हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें विलेय पदार्थ मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, वो तो वाष्पशील है ही नहीं है, तो फिर इसकी वाष्पशीलता क्या हो गई? कम हो गई। और जब वाष्पशीलता कम हो गई, मतलब विलयन का जो वाष्प दाब है कम बन रहा है, वाष्प कम बन रहा है। और जब वाष्प कम बन रहा है तो दाब क्या है? वाष्प द्वारा आरोपित दाब, क्योंकि इस पे वाष्प की मात्रा अधिक। क्यों? क्योंकि इसकी वाष्पशीलता अधिक। जब वाष्पशीलता अधिक तो यहां से ज्यादा मात्रा में वाष्प बन रहा है। जब ज्यादा मात्रा में वाष्प बन रहा है तो इस पर जो दाब है वो दाब अधिक होगा। तो भैया जो शुद्ध विलायक का है वो दाब हमेशा अधिक होता है। किससे? विलयन के वाष्प दाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि विलयन में मिला हुआ है आपका विलेय जो कि यहाँ पर है सुक्रोज, जो कि अवाष्पशील है। अवाष्पशील के कारण ये आपका वाष्प में परिवर्तित नहीं होता। जब वाष्प की मात्रा कम हो गई बच्चा लोग, तो उसकी जो दाब भी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतना महाभारत बताने का कारण ये था कि मैं यदि आपसे कह दूं दो चीज कि शुद्ध विलायक है आपका, शुद्ध विलायक, यहां पर इतना बस, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है बच्चा लोग। किससे? विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होगा। एक चीज। अच्छा, अब कभी कभी कह दिया जाता है कि जो शुद्ध विलायक है का वाष्प दाब, अभी आप राउल्ट के नियम में पढ़ोगे वाष्प दाब। यार कौशल राउल्ट का नियम पढ़ा रहे, दुनिया की बातें क्यों? अरे भाई साहब समझना पड़ेगा।
शुद्ध वाष्प दाब ये बराबर होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के भी बराबर होता है। विलयन के वाष्प दाब क्यों कहा क्यों जा रहा, समझो। वाष्प दाब क्योंकि बच्चा लोग केवल यहाँ पर शुद्ध विलायक है। जब शुद्ध विलायक मतलब पानी, पानी ही वाष्पित हो सकता है ना कि शक्कर। अच्छा, यहाँ पे जो आपका विलयन है, विलयन में आपका शक्कर भी है और पानी भी है, तो वहां शक्कर कोई रोल नहीं निभाएगा, केवल ये अवरोध करता है। केवल और केवल पानी ही दाब के वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए जब हम आगे राउल्ट के नियम पर मतलब गणितीय व्याख्या करते हैं तो मानकर चलते हैं जो भी विलायक का वाष्प दाब होगा वही विलयन का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब जो विलेय है वो बेचारा शांत है, विलेय क्योंकि अवाष्पशील है। अच्छा, इस पे जो वाष्प की मात्रा कब बढ़ सकती है, यहाँ पर विलेय जैसे C12H22O11 यानी आपका सुक्रोज है, इसी के जगह यदि हम कोई द्रव डाल दें जिसका वाष्पन हो जाए, यदि उस पदार्थ को मिलाएं तो फिर वाष्प दाब में परिवर्तन हो सकता है। यहां तक क्लियर? मतलब हमने दो चीज यहां पर समझाया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाष्पन की क्षमता अधिक होती है, वाष्प ज्यादा निर्माण हुआ तो दाब अधिक लगा। लेकिन कभी कभी भाई साहब जो भी आपका शुद्ध विलायक है और यदि विलयन है, शुद्ध विलायक है और विलयन है, दोनों का वाष्प दाब बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल है, इसमें भी जल है, मतलब जल के द्वारा वाष्प दाब बन रहा है भैया, वो सॉरी वाष्प बन रहा है जिसके कारण दाब लगाया जा रहा है। यहाँ भी विलायक जल है, इसके कारण भी जो वाष्प बन रहा है उसके द्वारा दाब लगाया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा सा महाभारत था। अब आगे समझोगे, ये चीज तो आप समझ गए कि भाई साहब वाष्प दाब क्या है, फिर शुद्ध विलायक है विलयन के वाष्प दाब में क्या डिफरेंस है। अब ये जो वाष्पित होने की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करेगी? जैसे विलयन है उसमें वाष्पन की क्रिया अधिक हो रही है कम हो रही है, वो डिपेंड करता है किस पर? जो भी आपका विलायक है, विलायक के मोल प्रभाज पर या मोल अंश पर, मोल फ्रैक्शन पर। अब बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल प्रभाज क्या है? इसीलिए तो भाई साहब मैं हमेशा कहता हूं कि क्रम से लेक्चर देखो। जो लेक्चर आपको प्रीवियस वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उसे आप देख सकते हो। नया लेक्चर भी स्टार्टिंग है, पुराना भी आप सेशन देख सकते हो कम समय में। ठीक है, यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिखा ही है। नोट्स ये है भैया, थोड़ा सा अमाउंट चार्ज रहता है, कोई सोचे दी फ्री में तो कॉल मत करना, समझ रहे हो ना। चलो, फ्री में आजकल कुछ नहीं होता है। कांटेक्ट फॉर पीडीएफ मेरा नंबर है। चलो अब राउल्ट के नियम को देखते हैं। अभी तक तो आपने समझा भाई साहब क्या, विलेयता समझो, सॉरी वाष्पशीलता समझ लिए, वाष्प दाब समझ लिए। राउल्ट ने क्या बताया था कि किसी निश्चित ताप पर किसी दिए गए निश्चित ताप पर किसी दिए गए निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील, इस शब्द को हमेशा याद रखना। यदि इसको नहीं लिखे तो फिर आप गलत कर बैठे। किसी दिए गए निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, विलेय युक्त विलयन का, भाई अवाष्पन होना नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं कि जब विलेय का तो वाष्पन होना ही नहीं है तो विलयन का जो वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब, क्योंकि विलायक तो ऑलरेडी वाष्पित हो रहा है, विलयन में भी विलायक ही वाष्पित होगा, इसलिए तो कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब। ये अवाष्पशील युक्त विलेय है ना, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील युक्त विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का दूसरा नाम मोल अंश, मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। अच्छा, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या कहलाता है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लूं। जैसे ये हमारे पास प्यारे बच्चों पानी है ना, पानी में क्या मिला हुआ है, कुछ भी मिला दो, NaCl है ना, H2O प्लस NaCl। तो एक आपका होता है विलायक, एक क्या होता है विलायक, और ये होता है विलेय, है ना, ये चीज हो गया।
अब हम यदि बात करें इन दोनों की मोलों की संख्या डिफरेंस होगी, जैसे इसके मोल की संख्या Na कर दिए, इसके मोल की संख्या N भी कर दिए। हमेशा विलायक को A से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मोल प्रभाज कहता क्या है कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में समस्त घटकों की संख्या का जो अनुपात है वो मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज है और बोला ही गया है किसी दिए गए निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है कि भैया मोल प्रभाज है क्या? विलयन है, विलयन में एक से अधिक घटक होगा, क्योंकि विलयन की परिभाषा आप सबने पढ़ा है कि है ना, क्या पढ़ा भैया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा सबने पढ़ी है। तो ये आ गया भैया राउल्ट के नियम का भैया हमारा थोड़ा सा डेफिनेशन। अब यदि मैं कह दूं कि माना विलयन का वाष्प दाब P व शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A व विलायक, अरे भाई साहब ए काहे कर दिए? बी नहीं कर सकते थे? हमने बोला ना विलयन में दो घटक, एक विलायक और एक विलेय, जिसकी मात्रा अधिक उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते, उसके दाब को PA से कर दिए। अब P0A का मतलब शुद्ध, P0A मतलब शुद्ध। और यदि भैया शुद्ध ना लिखें तो फिर हम जैसे यहां पर अभी शुद्ध विलायक लिख दिए, यदि हम विलायक बस लिख दें विलायक का वाष्प दाब PA तो ठीक है, यदि हम यहां पे शुद्ध लिख दें शुद्ध विलायक तो फिर P0 होगा। ठीक है, वह विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज XA है, ए ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पहले से बता चुके हैं विलयन में दो घटक हैं, एक विलेय और एक विलायक, तो ए रिप्रेजेंट करने का मतलब है विलायक। तब चूंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया जो उसमें विलेय मिला है वो अवाष्पशील है। तब आप समझना थोड़ा सा, जो P है यानी विलयन का वाष्प दाब है, PA है विलायक का है, यदि शुद्ध की बात करते तो P0A समानुपाती XA। XA क्या है? X क्या है भैया? ये आपका मोल प्रभाज है विलायक का। जब भी हम समानुपाती हटाते हैं बच्चा लोग तो K1 क्या लग जाता है? नियतांक। इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो K1 क्या लग गया? नियतांक लग गया। अब देखो यदि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, देखना यहीं पे मजा आएगा। शुद्ध विलायक के लिए एक एक पॉइंट का रीजन बताऊंगा और बिल्कुल चिंता ना करना। शुद्ध विलायक का हमने कहा कि PA की जगह P0A कर दो। अभी हम तो विलायक ले रखे थे, हो सकता है विलायक में कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में ना के बराबर अशुद्धि हो। हम शुद्ध के लिए बात करें P0, हम पहले से भी ले सकते थे लेकिन यहां पर मान रहे। और जब भी बच्चा लोग शुद्ध विलायक है मतलब उसमें विलेय का 1% मात्रा उसमें नहीं है। अब देखो जरा, किसी भी विलयन के जितने भी अवयव होंगे उनका कुल मोल प्रभाज 1 होगा। थोड़ा समझिएगा, किसी भी विलयन में यदि दो घटक हैं तो दोनों घटकों का मोल प्रभाज यदि जोड़ें तो 1 होगा। चाहे 15 घटक मिला दो लेकिन कुल प्रभाज मोल प्रभाज 1 होता है, 1 से अधिक हो नहीं सकता। जब ऐसे कह दिए तो हमने कहा सर कि शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक में आपका विलेय ही नहीं है तो XA का मान कितना होगा? 1 होगा। यहां पे ही कंफ्यूजन होती है कि XA का मान कहां से ले आए सर? आपके पिताजी बताए थे। नहीं समझो, क्या कहा मैंने? विलयन में दो घटक है A और B, इसका मोल प्रभाज X है, इसका मोल प्रभाज XB और दोनों का जोड़ दो तो 1, क्योंकि किसी विलयन का मोल प्रभाज 1 से अधिक हो नहीं सकता। अब जब उसमें शुद्ध विलायक बोल दिए, जब शुद्ध विलायक बोले तो क्या विलेय है? विलेय नहीं है भाई साहब, तो ये हो गया। अब देखो जरा, समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो जरा, कितना निकल कर आएगा? P की जगह P0A है ना,
k के जगह भैया हमारे पास कुछ है नहीं, है ना, और x के जगह 1 हो जाएगा, तब कितना आएगा? देखो इसके नीचे ही लिखना है, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए यहां तक कर कंप्लीट, यहां तक दिख रहा है ना? ओहो हाँ चलो ठीक है, आगे देखना बच्चा लोग, थोड़ा समझना। समीकरण जब हम 1 में रखेंगे तो pa के जगह p0 रख दी तो k बराबर कितना आ गया? k बराबर आ गया आपका केवल p0a, है ना। k का मान कहां रखेंगे? समीकरण k का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो भाई साहब राउल्ट का नियम तो है ही है, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कंप्लीट करा दूंगा यहीं पे एक साथ। क्वेश्चन कभी कभी आएगा राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, 2 नंबर का आया तो आप परिभाषा लिखोगे और यहां तक कंप्लीट कर दोगे। देखो यहां पर रख दूंगा, ठीक है, pa की जगह pa रहने दो, k का मान कितना है? p0a और xa तो xa, ये हमारा क्या है? यही हमारा राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है, ठीक है। या द्विअंगी विलयनों के लिए, द्विअंगी मतलब 2 चीज उसमें बाष्प, द्विअंगी विलयनों के लिए यदि हम प्यारे बच्चों pb कर दें तो कितना हो जाएगा? p0b प्लस xb, कोई दिक्कत नहीं है, यही राउल्ट का नियम है। इतने में आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो राउल्ट के नियम के साथ साथ बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन करना पड़ेगा, वो आगे मैं बता रहा हूं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई है ना रोक नहीं सकता आपको 2 अंक से भैया। इतना यदि आप कर दिए ना, और गारंटेड मैं कहता हूं कि यदि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लिए ना तो आपको याद हो जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक रीजन यहां पर बताता हूं, ठीक है। चलो इसके बाद आप क्या हेडिंग डालोगे? बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। लेकिन प्यारे बच्चों जब भी क्वेश्चन आएगा बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तो आप पूरा राउल्ट के नियम को यहीं से शुरू करना है ना, स्टार्टिंग से शुरू करना। ये नहीं कि थोड़ा सा आप कर दो, क्योंकि 4 नंबर की बात होती है। बेहतर पढ़ने के लिए भैया, बेहतर नंबर पाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करना होता है। तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चले भैया, खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट और दे दो। यदि यहां तक समझ में आ गया ना तो आगे एक बहुत ही सिंपल तरीके से कर लोगे आप लोग। इसको हम समीकरण यहां तक कर लिए तो इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, समीकरण 2, ठीक है। चलो हमने कहा कि विलयन जो है भैया क्या अकेला मिलकर बना होता? नहीं सर, विलयन में तो 2 घटक होना जरूरी है, 2 घटक से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बताया गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। तो जब विलयन में 2 घटक है, ठीक है, चलो तो यदि विलयन में विलेय का मोल प्रभाज, अच्छा विलायक का हमने x से माना तो विलेय का मोल प्रभाज x भी हो तो जरा एक बात बताओ, अभी मैं बार बार बोल रहा था कि बच्चा लोग जो XA होगा और XB होगा किसी भी विलयन में, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहां पर लिख लो कि चूंकि किसी भी विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 होता है। ओके, तो हमने कहा विलायक का है और ये विलेय है, दोनों का मोल प्रभाज 1 हो गया। यहां से भी पक्षांतर कर दूं बच्चा लोग, XA का मान निकाल दूं तो आप कहोगे सर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। यहां तक ठीक है, ये प्लस का था उधर गया तो माइनस हो गया। अब इस XA का मान समीकरण 2 में रखूंगा। XA का मान कहां रखूंगा? समीकरण 2 में रखने पर जरा रख दो, कितना आ रहा है देखो कितना आएगा। PA है तो PA, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। P0A है तो P0A, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। XA है तो XA के जगह 1 माइनस XB हो गया। ये लो भाई साहब, आगे सॉल्व करो सर। देखो PA है तो PA रहने दो, इसका मल्टीप्लाई 1 से तो P0A, ठीक है, फिर माइनस है, गुणा करोगे P0A इंटू XB हो गया। यहां तक कंप्लीट है। हाँ आगे देखना, आगे देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी P0A XB हो जाएगा। ठीक है सर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और P0A बेचारा अपनी जगह पर है, PA हो गया। ठीक है, बस बस आ गया बच्चा लोग, जिस चीज का इंतजार था वहीं पर हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करो। ये आ गया है बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन।
ये आ गया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये कैसे आया सर? अवनमन मतलब कमी। वाष्प दाब में कमी क्यों आएगी? जब हम विलय मिलाएंगे तो भैया ऑलरेडी वाष्प दाब में कमी आएगी, मैंने बता दिया, क्योंकि अवाष्पशील मिला दिया गया। जहां P0A माइनस PA क्या है? वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। वाह, P0A माइनस PA अपान P0A ये क्या है जानते हैं? वाष्प दाब में, ये वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन है। क्या है? अवनमन। वाष्प दाब में ये आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन। यहां से अवनमन, यहां से एक चीज आप निष्कर्ष निकालोगे कि किसी भी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय है आपका बी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। परिभाषा लिख लो आप लोग, मुझे लिखना ना पड़े। किस प्रकार किसी अवाष्पशील विलययुक्त वाले विलयन में किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां पर लिख देता हूं, किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज आप लिखते चलो, विलेय के मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब तो बच्चा लोग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहां तक यदि आप लिख देते हैं तो 4 अंक का यदि आता है राउल्ट का नियम तो आप कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग राउल्ट के नियम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि नोट्स जो अभी तक नहीं लिए हैं तो प्रॉपर रूप से यदि आप नोट्स ले लेते हैं तो आपका हेल्प होगा और बेहतर आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।